जैसा कि हमने बताया था कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, एक निषेचन पूर्व घटना है, दूसरा निषेचन है और तीसरा निषेचन पश्चात घटना है। तो हम लोग निषेचन के बारे में जानेंगे। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन भी कहते हैं। आप जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक नर और दूसरा मादा होता है। तो नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये जो युग्मक होते हैं ये अगुणित कोशिका होते हैं, मतलब कि इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो आधी होती है। तो जब ये दोनों युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। कुछ जीव होते हैं जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में और यहाँ तक कुछ छिपकलियों में तथा पक्षी जिसका नाम है टर्की आदि में बिना निषेचन के ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित हो जाता है। अब ये जो जीव हैं जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, छिपकली, टर्की, इसमें होता क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन नहीं होता है। बिना संलयन के ही युग्मक के बिना संलयन के ही, या हम कह सकते हैं युग्मक के बिना निषेचन के ही जो मादा युग्मक होता है, जो अंड कोशिका होती है, वह नए जीव के निर्माण के लिए विकसित हो जाती है। तो इस प्रकार के युग्मनज को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसे अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, चूँकि इसमें नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं हुआ है, केवल मादा युग्मक ही है। अब आप जानते हैं कि जो युग्मक होता है वह अगुणित होता है, तो इस प्रकार के युग्मनज जो होंगे वह अगुणित ही होते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रकार के युग्मक अगुणित होते हैं। अब हम बात करते हैं निषेचन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। अब निषेचन आप देख लिए, तो निषेचन दो प्रकार से होता है। पहला है बाह्य निषेचन, जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है अंतः निषेचन, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम दोनों के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला है बाह्य निषेचन। क्या होता है? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब आप जानते ही हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होना निषेचन कहलाता है। तो जब ये निषेचन की क्रिया शरीर के जीवधारी के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कुछ शैवालों में, मछलियों में, उभयचरों में इत्यादि। तो अधिकांशतः जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उसी में ये बाह्य निषेचन होता है। अब मेढक आप जानते हैं उभयचर होते हैं, जल में भी रह सकते हैं और थल पर भी रह सकते हैं। तो जब उनको अंडे देने होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जब अंडे का निषेचन करना होता है तो वे पानी में चले जाते हैं, क्योंकि बाह्य निषेचन के लिए कोई माध्यम होना आवश्यक होता है। क्योंकि जो ये जीव होते हैं, जैसे मादा जीव है तो वह अपने अंडे शरीर के बाहर दे देगी, अनिषेचित अंडे होते हैं। उसके बाद जो नर होते हैं वह शुक्राणुओं को भी त्याग देंगे और ये शुक्राणु गतिशील होते हैं, जा करके अंडे को निषेचित कर देते हैं। तो ये रहा आपका बाह्य निषेचन। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, अंतः निषेचन। दूसरा पॉइंट है अंतः निषेचन। इसमें क्या होता है, जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। अब इसमें जो निषेचन हो रहा है वह मतलब कि मादा युग्मक और नर युग्मक का जो संलयन हो रहा है वह जीवधारी के शरीर के अंदर होता है। अब किस जीवधारी के, एक नर है और एक मादा है। तो मादा का जो शरीर है, मादा के शरीर के अंदर नर क्या करते हैं, अपना युग्मक मादा के शरीर के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं
और मादा के शरीर के अंदर ही निषेचन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार के निषेचन को अंतःनिषेचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सरीसृप, मतलब कि रेंगने वाले जीव, पक्षी तथा स्तनधारी तथा अधिकतर पादप। रेंगने वाले जीव हैं, पक्षी भी होते हैं तथा स्तनधारी जो होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार के जीवों में अंतःनिषेचन होता है, यानी कि शरीर के अंदर निषेचन होता है। तथा अधिकतर पादप, अब पादप में कौन है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। ये इन सारे जीवों में अंतःनिषेचन होता है। तो ये रहा आपका निषेचन की घटना। अब तीसरा पॉइंट आता है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद अब कौन सी घटना होती है लैंगिक जनन में। आइए देखते हैं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद युग्मनज का निर्माण निषेचन पश्च घटना कहलाती है। आपने देखा निषेचन पूर्व घटना क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण हो रहा है। अब निषेचन, अब जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो युग्मकों का संलयन होता है, जिसको निषेचन कहते हैं। उसके बाद जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। दो अलग अलग युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं तो युग्मनज बनता है। तो इसी को हम कहते हैं निषेचन पश्च घटना। जैसा कि इसका डिफिनीशन आप देखें हैं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद युग्मनज का निर्माण निषेचन पश्च घटना कहलाती है। ये इसका डिफिनीशन है। आगे देखते हैं। युग्मनज जीव की प्रथम कोशिका होती है, जिसका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विकास होता है। इसे भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। जब निषेचन के बाद युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज क्या है? एक द्विगुणित कोशिका है जो जीवधारी के शरीर का सबसे पहला कोशिका होता है। अब वही एक कोशिका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विकसित होता है, तो इसको हम कहते हैं भ्रूण। जब कोशिका विकसित होने लगता है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं, या इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। अब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव। देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग दिया हुआ है भ्रूणोद्भव। आइए देखते हैं डिटेल से इसको। भ्रूणोद्भव, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो वह युग्मनज समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप विकसित होता है। तो इसी प्रक्रिया को, उसके विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण विकास के दौरान कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब युग्मनज जब विभाजित होने लगता है तो उसमें चूंकि युग्मनज प्रथम कोशिका है और एक द्विगुणित कोशिका होता है, तो उसमें समसूत्री विभाजन के दौरान भ्रूण का विकास होता है। तो समसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो इसको हम कहते हैं भ्रूण विकास के दौरान कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह से ऊतक एवं अंगों की रचना होती है। अब उसमें जो कोशिकाओं की जो संख्या में वृद्धि हो रही है, उसमें आगे चल करके उस कोशिका में विभेदीकरण होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस प्रकार से जब विभेदीकरण होता है तो कोशिकाओं के समूह से अलग अलग ऊतक बन जाते हैं, फिर ऊतकों के समूह से अंगों का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। इस प्रकार से जीव के पूरे शरीर का पूर्णतः निर्माण होता है। इसको हम भ्रूणोद्भव, इस प्रक्रिया को, पूरे प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। भ्रूण के मादा जनक के शरीर के बाहर अथवा भीतर विकसित होने के आधार पर प्राणियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब देखिए, जो भ्रूण का विकास हो रहा है वह दो तरह से होता है। किसी जीव के अंदर
शरीर के अंदर भ्रूण का विकास होगा, किसी जीव के अंदर शरीर के बाहर भ्रूण का विकास होता है। तो इस तरह के जो भ्रूण के विकास के आधार पर हम क्या करते हैं, प्राणियों को दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला है अंड प्रजक, जिसको ओविपेरस कहते हैं। दूसरा है सजीव प्रजक, जिसको हम कहते हैं विविपेरस। अब देखिए अंड प्रजक क्या होते हैं, ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। विविपेरस क्या होते हैं, ये बच्चे देने वाले जीव होते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। पहला है अंड प्रजक ओविपेरस। इसका डिफिनीशन है, भ्रूण का विकास जब शरीर के बाहर होता है तो इसे अंड प्रजक कहते हैं। अब शरीर के बाहर भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। तो ये निषेचित अंडे, मतलब कि इनके अंडे का निषेचन शरीर के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद ये निषेचित अंडे देते हैं और इनका जो अंडा होता है उसके ऊपर से कैल्शियम का एक कवर होता है, जो कठोर कवर होता है, उसी के अंदर इनके भ्रूण का विकास होता है। जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो समय के साथ क्या होता है, उसका जो कैल्शियम का जो कवच होता है वो टूट जाता है और जीव बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार के जीव को अंड प्रजक या ओविपेरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सरीसृप वर्ग, यानी कि रेंगने वाले जो जीवधारियों का वर्ग है उसमें सभी जीव आते हैं। तथा पक्षियों को भी आप जानते हैं अंडे देते हैं, मुर्गी हुआ, अन्य पक्षी जो होते हैं सभी अंडे देते हैं आदि के द्वारा निषेचित अंडे दिए जाते हैं। ये अंडे निषेचित होते हैं जो शरीर के बाहर आ जाते हैं, उसके बाद उसी अंडे के अंदर इनके जीव का विकास होता है, मतलब इनके शिशु का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है सजीव प्रजक। इसमें विविपेरस, इसका क्या होता है, भ्रूण का विकास जब मादा शरीर के भीतर होता है तो उसे सजीव प्रजक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अंड कोशिका का निषेचन भी शरीर के अंदर होता है और शरीर के मादा शरीर के अंदर ही जीव का विकास भी होने लगता है, भ्रूण का विकास भी होने लगता है। तो उसे हम सजीव प्रजक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अधिकतर स्तनधारी, सभी स्तनधारी इसमें आते हैं अधिकतर, जिसमें मानव भी शामिल है, जिसमें भ्रूण एक निश्चित अवधि एवं विकास के बाद शिशु के रूप में जन्म लेता है। अब इसमें होता क्या है, भ्रूण का विकास शरीर के अंदर हो जाता है और जब सभी जीवधारियों में जो शरीर के अंदर भ्रूण का विकास हो रहा है उनका भी एक निश्चित अवधि होता है। तो निश्चित अवधि तक भ्रूण विकसित होता है और जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो ये प्रसव के माध्यम से जन्म लेते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। चूँकि आपने जंतुओं के बारे में देख लिया तो पौधों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण, तो देखते हैं पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। आप क्लास 11th में पुष्प के बारे में देखे थे, डिटेल से आप पढ़े होंगे। तो उसमें देखते हैं जो बीजांड होता है, बीजांड के अंदर पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं। जो इसका युग्मनज है वह भ्रूण में विकसित हो जाता है, एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है, और जो बीजांड है वह बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय जो उसका होता है, अब जो बीजांड है वो अंडाशय के अंदर होते हैं, तो अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है जो फल भित्ति का निर्माण करती है। अब जो इसका अंडाशय होता है पुष्प का, तो वह फल के रूप में विकसित होता है जिसको हम फल भित्ति कहते हैं। अब जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो अनुकूल परिस्थिति में बीज अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस तरह से ये पुष्पीय पौधों में युग्मनज का निर्माण होता है और नए पौधे का जन्म होता है। इस तरह से आपका ये पहला अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।